गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पिछले लेक्चर को आज कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर का या आज के सेशन का वो है 21st। कह रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन HR मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो बेटा इसका आंसर जो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सेम लेवल पे काम कर रहे हैं ना। सेकंड क्वेश्चन 22 कह रहे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन आर, क्या है ये डाउनवर्ड अपवर्ड? बेटे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर टू सप्लायर ऑफ मटेरियल इज डैश कम्युनिकेशन है ना। अब देखो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजर है, सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है ना, और यहाँ पे हमारा सप्लायर बैठा है, यहाँ पे हमारा कस्टमर बैठा है ना। तो ये दोनों अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं इनके बीच में है ना, ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेशन, ये एक्सटर्नल हो जाएगा ना, बाहर से आ रहा है कम्युनिकेशन। कंपनी अगर सप्लायर से करती है या सप्लायर कंपनी से करता है, कस्टमर कंपनी से करता है, कंपनी कस्टमर के साथ अगर कोई भी कम्युनिकेशन करती है, तो ये एक्सटर्नल एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल होता है ना। तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। उसी के बेस पे एक सेकंड क्वेश्चन है कि अब रिसीव अ सेल ऑर्डर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, अब हमें किसी से ऑर्डर रिसीव है जो कि हमारा कस्टमर था ना, वहाँ सप्लायर था, यहाँ कस्टमर है, तो ये भी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि ये भी हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। 25th क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएंगे तो इसमें कह रहा है डैश कम्युनिकेशन कैन बी इनवर्ड और आउटवर्ड, फिर से उसी के ऊपर बेस है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहा है फंक्शनल कोऑर्डिनेशन इज वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर कम्युनिकेशन विद पीयर्स है ना। फंक्शनल सेम लेवल वालों के साथ जब भी होगा तो वही क्या हो जाएगा? हमारा पीयर्स कम्युनिकेशन कहलाएगा। फिर 27 कह रहा है कम्युनिकेशन विद सुपीरियर इन्वॉल्व है ना। अगर सुपीरियर के साथ अगर हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो किस लिए कर रहे हैं? क्या डायरेक्शन देने के लिए कर रहे हैं, क्या ऑर्डर देने के लिए, कंप्लेंट या इंस्ट्रक्शन? तो बेटे देखो, जब कोई मैनेजर से बात करेगा और नीचे कोई लेबर है या सबऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ये ऊपर क्या देगा? ऑर्डर। तो डायरेक्शन तो नहीं दे सकता, ऑर्डर नहीं दे सकता, कंप्लेंट और इंस्ट्रक्शन भी क्या दे सकता है? ये कंप्लेंट दे सकता है। और ऑड वन आउट भी करेंगे तो ऑड वन आउट के मेथड से भी हमारा ऑप्शन सी ही सामने निकल के आएगा है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे आंसर पता हों, लेकिन कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे। जैसे मैंने ऑड वन आउट लगाया, मेरे को 3 ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, चौथा एक बिल्कुल अलग दिख रहा है कंप्लेंट वाला है ना। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं ना। अब 28th क्वेश्चन क्या है बेटे? 28th क्वेश्चन कह रहा है लिसनिंग हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज वन ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय लैंडस्टीन, स्टेफन कॉनवे, ली आइकोका, टॉम पेटर। बेटे इसका ऑप्शन नंबर सी वाला बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हमें आंसर देख के ही पता चलता है, पहले से पता नहीं होता है, पढ़ के भी नहीं पता कर पाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द मोस्ट बेसिक इफेक्टिव टाइप ऑफ लिसनिंग इज नोन एज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग या कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग या एप्रिशिएटिव लिसनिंग या इवैल्यूएटिव लिसनिंग। तो बेटे इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 29 का ए वाला सही है। ठीक है, डायलॉगिक लिसनिंग इज ऑल्सो नोन एज, इसका होगा आपका 30 का क्या हो जाएगा? डायलॉगिक का हो जाएगा बेटा आपका एक्टिव लिसनिंग हो जाएगा। क्यों एक्टिव लिसनिंग हो? डायलॉग्स में बेटा आमने सामने लोग होंगे है ना, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ जब डिबेट करता है तो इसमें क्या है? एक्टिव लिसनिंग होता है। जैसे डिबेट मैनेजर 1 और मैनेजर 2 के बीच में डिबेट हो रही है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में डिबेट हो रही है और यहाँ पे काफ़ी सारी ऑडियंस है, ठीक है, तो इनके बीच में तो क्या हो रहा है? डायरेक्ट हो रहा है ना, डायरेक्ट है, एक्टिव है। और बाकी सबके बीच में अगर जो सुन रहे हैं अगर कम्युनिकेशन करते रहे तो ये पैसिव है। फिर रीडेबिलिटी इज डिटरमाइन बाय मेनली बाय, अच्छा क्या है रीडेबिलिटी मतलब रीडिंग करने का है ना, पढ़ने का,
तो पढ़ने का जो लेना देना वो किससे है, लेंथ ऑफ वर्ड से, पंक्चुएशन से तो कोई मतलब नहीं है, एक्टिव ऐसी से भी, वॉइस से भी कोई मतलब नहीं, स्पेलिंग से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर 31 का क्या हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ वर्ड्स। एक फॉग इंडेक्स होता है, FOG, फॉग इंडेक्स इज़ यूज टू मेज़र, किस चीज़ को मेज़र करता है, ये रीडेबिलिटी को मेज़र करता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आता है कि फॉग इंडेक्स किससे रिलेटेड है, तो फॉग इंडेक्स जो है हमारा रीडेबिलिटी से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कह रहा है कम्युनिकेशन जो है इज़ अ डैश वे प्रोसेस, है ना। हमने कम्युनिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था, उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक सेंडर था और दूसरे एंड पे रिसीवर था। तो सेंडर ने कुछ ना कुछ एक मैसेज भेजा रिसीवर को और रिसीवर ने उसका फीडबैक भेजा सेंडर को। तो बेटा ये क्या है, 2 वे प्रोसेस है ना। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाना, है ना। स्किल को कैसे पहुंचाएंगे, ये कंट्रोल कैसे करेंगे, नीड नहीं है। इसका आंसर क्या है, ए है। 36 का बेटे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज। अब डाउनवर्ड फ्लोज कैसे करेगा, देखो डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे और अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर। तो ऊपर कौन होता है, ऊपर है सुपीरियर, सुपीरियर, और नीचे कौन है, सबऑर्डिनेट। और यहाँ पे सेम उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सबऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सुपीरियर हो जाएगा। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटे, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन देयर इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, है ना। तो कैसा होगा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा तो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गॉसिप एंड र्यूमर्स आर द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको बातें कैसे करनी है, फॉर्मल वे में, जैसे कोई लेटर के थ्रू करना है, ईमेल के थ्रू करना है, वहाँ पे आप आपस में फ्रेंडशिप वाली बातें नहीं करोगे ना, गॉसिप तो नहीं लगाओगे। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। फिर लेटर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल मतलब बोल के, जहाँ पे लिखित में कुछ भी ना हो, है ना। लेटर आपका लिखित में होता है, ईमेल आपका लिखित में होता है, फैक्स भी लिखित में होता है ना, लिख के आता है। तो फिर से ऑड वन आउट कर लो, टेलीफोन आंसर हो जाएगा। फिर 39 क्वेश्चन विच वन इज एन इफेक्टिव ऑडियो विजुअल। ऑडियो मतलब सुनना, विजुअल मतलब देखना। ऐसी चीज़ों का एग्जाम्पल बताइए इफेक्टिव जो दोनों में है ना। इन इफेक्टिव ऑडियो विजुअल कौन सा है भैया, सिनेमा में भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, टेलीविजन में भी देखने सुनने को मिलता है, ड्रामा में भी देखने सुनने को मिलता है। तो ऑल ऑफ द इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसका सी था। फिर रिटर्न कम्युनिकेशन, अच्छा ये रह गया, एक 40 क्वेश्चन रह गया हमारा। हाँ तो 40 कह रहा है एडवांटेज ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है। एडवांटेज ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन है सेव टाइम, सेव मनी, परमानेंट रिकॉर्ड और नीट। तो इसका देखो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा ना, सी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। परमानेंट रिकॉर्ड आपका बन जाएगा हमेशा के लिए। नोट्स बनाते हैं हम एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम आते हैं या जब हम क्लासेस लेते हैं तो नोट्स बनाते हैं ताकि हमारे काफ़ी लंबे समय तक वो काम में आए। तो ये परमानेंट रिकॉर्ड हमारा बन जाता है। अब 41 का जो आंसर है क्वेश्चन रिटर्न कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड। अच्छा रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या नहीं होगा भैया, रिपोर्ट रिटर्न होते हैं, फॉर्म्स रिटर्न होते हैं, नोटिस भी रिटर्न होते हैं। तो नन ऑफ दिस कह रहे हैं डज नॉट इंक्लूड, क्या शामिल नहीं है। तो भैया सारे के सारे शामिल हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 42 कम्युनिकेशन सेव टाइम इन इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, ओरल कम्युनिकेशन और स्केड्यूल। तो स्केड्यूल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 43 का बेटे कि डैश रेफर टू मेंटल डिस्टर्बेंस। मेंटल डिस्टर्बेंस क्या होगा, कोहेरेंस, नोशन, डिस्ट्रैक्शन और साइकोलॉजिकल नॉइस। मेंटल डिस्टर्बेंस क्या है ना। देखो हमने टाइप्स ऑफ बैरियर्स पढ़े थे, है ना,
टाइप्स ऑफ बैरियर्स होंगे, बुक में पढ़ लेना। वहाँ पे काफ़ी फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और लैंग्वेज बैरियर, ऐसे 4-5 तरीके के बैरियर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो उन बैरियर्स में से एक बैरियर क्या है, मेंटल डिस्टर्बेंस। तो मेंटल डिस्टर्बेंस किससे रिलेटेड है बेटे, साइकोलॉजिकल नॉइस में आ जाएगा, ठीक है, सॉरी साइकोलॉजिकल नॉइस में आ जाएगा, ठीक है। फिर मेंटल डिस्टर्बेंस रेफर टू इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कन्फ्यूजन इन माइंड ऑफ रिसीवर या